नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्राइम से जुड़ी एक नई कहानी। कातिल चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन जब पुलिस छान लेती है तो कातिल को किसी भी गांव, किसी भी खेत और किसी भी कोने से निकाल ही लेती है। तो आज की भी कहानी हमारी कुछ ऐसी ही है, जिसमें कातिल ने पुलिस के लिए ना ही कोई सुराग छोड़ा और ना ही कोई सबूत, लेकिन पुलिस ने अपनी शातिरता से और अपनी समझदारी से उस कातिल को ढूंढ ही निकाला। तो शुरू करते हैं कहानी को। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर के ठाणे जिले से। इस ठाणे जिले में एक बीच है जिसका नाम है मीरा भयंदर बीच। इस बीच पर अक्सर लोग घूमने आते हैं और इस बीच को देखने आते हैं। यहाँ पर आने वालों की, टूरिस्टों की संख्या कुछ ज़्यादा ही होती है, लेकिन जब टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं तो इस बीच की खूबसूरती को कैमरे में भी कैद कर लेते हैं और इस बीच पर खाते हैं, पीते हैं और बीच का आनंद उठाते हैं। जिस वजह से यह बीच थोड़ा गंदा हो जाता है और इस बीच की सफाई करने के लिए सुबह सुबह कुछ सफाई कर्मी भी यहाँ आते हैं। लेकिन तभी आती है 3 मई 2023 की तारीख, मतलब आज से 3 महीने पूर्व। इसी वर्ष में कुछ सफाई कर्मी वहाँ सफाई कर रहे होते हैं बीच पर, और वो सफाई कर्मी एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे होते हैं। तभी एक सफाई कर्मी देखता है कि समुद्र की लहरों में कोई लाल कलर का कपड़ा सा फंसा हुआ है, लेकिन उनको लग रहा था कि वो लहरों के साथ अब बाहर क्यों नहीं आ रहा है। लहरें इतनी तेज होने के बावजूद भी वो कपड़ा बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तभी वो सफाई कर्मी दूसरे सफाई कर्मी को बताती है कि देखो देखो वहाँ कुछ फंसा हुआ है। तभी सभी सफाई कर्मी इकट्ठे हो जाते हैं और उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन तभी सभी सफाई कर्मी प्लानिंग करते हैं और उसको खींचकर किनारे पर ले आते हैं। सभी सफाई कर्मी अपना अपना अंदाजा लगाते हैं। तो पहला सफाई कर्मी कहता है कि शायद क्रूज पर जाने वाले किसी रईसजादे का ये सूटकेस गिर गया है। हो सकता है इसमें कुछ कीमती सामान हो जिससे हमारी जिंदगी सुधर जाए और हमें यहाँ बीच पर रोज सुबह सुबह कचरा साफ करने नहीं आना पड़े। तभी दूसरा कहता है हो सकता है इसमें हमारे लिए 2000 के नोट भी हों, जो कोई शायद गिरा गया हो या फेंक गया हो, तो हमें मिल जाए तो हम बैंक में जाके इन्हें चेंज करा दें और हमारी ज़िंदगी संवर जाए। सब अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे होते हैं और सब खोलने के लिए उसे एक्साइटेड होते हैं। तभी एक सफाई कर्मी चुपके से उस सूटकेस को खोल देता है ताकि आने जाने वाले, वॉकिंग करने वालों की नज़र उस पर ना पड़े। लेकिन जैसे ही वो सूटकेस को खोलता है तो सभी सफाई कर्मी चिल्लाकर दूर दूर तक भागने लगते हैं। उन्होंने ऐसा तो क्या देख लिया था उसमें कि सभी सफाई कर्मी दौड़ के दूर भाग जाते हैं। लेकिन तभी एक सफाई कर्मी दूसरे से कहता है कि हमें इसकी खबर लोकल पुलिस को दे देनी चाहिए, क्योंकि उस सूटकेस में एक लड़की की लाश थी। ये लड़की की लाश उस सूटकेस में थैली में पैक करके रखी गई थी, जिस वजह से सूटकेस समुद्र के किनारे नहीं आ पा रहा था, क्योंकि सूटकेस में वजन इतना था कि लहरें किनारे तक नहीं ला पा रही थीं। और भी एक सफाई कर्मी उस सूटकेस के मिलने की खबर वहां के लोकल पुलिस को दे देती है। पुलिस को जैसे ही यह खबर मिलती है कि मीरा भयंदर बीच पर लाश मिली है, तो पुलिस दौड़ते हुए घटना स्थल पर पहुंच जाती है और सूटकेस को पूरी तरह से खोलती है। जैसे ही पुलिस सूटकेस को पूरी तरह से, उसकी थैली जो पैक हुई थी उसको खोलती है, तो उसमें देखती है कि उसमें एक लड़की की लाश होती है। लेकिन ये लाश और भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। ये जो लाश होती है उसके ऊपर सर नहीं होता है, मतलब लाश को 3 भागों में बराबर काटा जाता है, फिर 2 भागों को सिर्फ उस सूटकेस में पैक किया जाता है। लेकिन लड़की का जो चेहरा था वो उस सूटकेस में नहीं होता है। अब पुलिस यह देखकर घबरा जाती है और उन सफाई कर्मियों से पूछताछ करती है। लेकिन सफाई कर्मी सिर्फ इतना ही बताते हैं कि हमें समुद्रों की लहरों में कुछ कपड़ा सा फंसा हुआ दिखाई दे रहा था, तो हम लोगों को जानने की इच्छा हुई कि वो कपड़ा क्या है। तभी हमने सोचा कि वो कपड़ा खुद ही लहरों के सहारे आ ही जाएगा किनारे में। लेकिन जब वो कपड़ा किनारे पर नहीं आता है तो हम सभी मिलकर उसे खींचकर किनारे पर लाते हैं और देखते हैं ये तो लाल कलर का एक सूटकेस है। जब हम इसे खोलते हैं तो हमें इसमें एक लाश दिखाई देती है, तो हम इसकी खबर आपको दे देते हैं। लेकिन जब पुलिस देखती है कि इस लाश में ना ही कोई सर है और ना ही उसकी कोई पहचान है, लेकिन इतना पता चल रहा था जो लड़की थी वो, उसके ऊपर सर नहीं था, लेकिन उसके शरीर पे जो था वो पिंक कलर की टी शर्ट थी। उस पिंक कलर की टी शर्ट के इस वाले हिस्से पर
बी और सी लिखा होता है। अब बी और सी से पुलिस को क्या समझ आए कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है और ये लाश कौन से किनारे से फेंकी गई है, तब वो इस किनारे आई है। पुलिस भी यह देखकर चौंक जाती है, उस लड़की की पहचान नहीं कर पाती है। लेकिन तभी वो पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। उस लाश की पूरी तरीके से फोटोज ली जाती हैं, घटना स्थल की फोटोज ली जाती हैं और साथ साथ उन सफाई कर्मियों की भी फोटो ली जाती है जिन्होंने इस लाश को बरामद किया था। अब पुलिस इस लाश के कातिल को ढूंढने में जुट जाती है, लेकिन ना तो पुलिस के पास कोई सुराग होता है, ना ही कोई सबूत होता है। लेकिन अब उस पिंक कलर की टी शर्ट से पुलिस कैसा पता करे कि वो लाश किसकी है। तभी पुलिस को एक क्लू आता है कि शायद इस सूटकेस की चेन में या लड़की की जींस की जेब में कुछ रखा हो, जिससे ये पता चल जाए कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है और कहाँ से आई है। लेकिन जब पुलिस उस सूटकेस की चेन को खोलकर देखती है और पूरा सूटकेस को खंगालती है, तो ना तो लड़की की जींस की जेब में और ना ही सूटकेस की चेन में उसे कोई सबूत मिलता है। पुलिस अब तो और ज्यादा चौंक जाती है और अपने सिपाहियों को आदेश देती है कि ये लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जैसे ही पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही होती है, वैसे ही पुलिस को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बजाय ये आदेश देती है कि इस लाश को पहले पुलिस स्टेशन में भेजो। जैसे ही लाश पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो पुलिस अब उस लाश को दोबारा से खंगालना शुरू करती है, तो देखती है कि जो लाश है, जो लड़की की लाश है, उसके हाथ पर कुछ टैटू बने हुए हैं और ये टैटू कुछ इस प्रकार होते हैं कि टैटू में शिवजी का त्रिशूल यहाँ पर बना हुआ होता है और दूसरा शिवजी का डमरू बना हुआ होता है। जैसे ही पुलिस इस टैटू को देखती है तो फोन में फोटोग्राफ्स उस टैटू के ले लेती है और सोचती है कि शायद इस टैटू से इस लड़की का कुछ पता कर सकें। और साथ ही साथ पुलिस नज़दीकी पुलिस स्टेशनों में भी ये पूछती है कि कोई लड़की की मिसिंग कंप्लेंट अभी इन दिनों में दर्ज हुई है या किसी के परिवार की कोई लड़की अभी गुम हुई है। लेकिन नज़दीकी पुलिस स्टेशनों से ऐसी कोई खबर नहीं मिलती है कि आसपास के क्षेत्र की हाल फिलहाल में कोई लड़की गायब हुई है या अपहरण हुई है। तो पुलिस के पास अब तो ना कोई सुराग था और ना ही कोई सबूत था। पुलिस के पास था तो सिर्फ और सिर्फ वो टैटू की फोटो। अब पुलिस सोचती है कि क्यों ना इस टैटू के जरिए हम इस लड़की का पता लगाएं और पुलिस अब इस टैटू की फोटो लेकर उस एरिया में स्थित सारे टैटू वालों के पास जाती है और पूछताछ करना शुरू करती है। जब पुलिस 40 से ज्यादा टैटू वालों के पास जाकर, टैटू आर्टिस्ट के पास जाकर पूछताछ करती है तो सभी टैटू वाले यही कहते हैं कि ये टैटू मैंने नहीं बनाया है। लेकिन इन टैटू वालों में से एक टैटू वाला ऐसा होता है जो कहता है ये तो मेरी कलाकारी है, ये आर्टिस्ट तो मैं हूँ, ये टैटू तो मैंने बनाया है। पुलिस जैसे ही ये सुनती है वो स्माइल करने लगती है कि हाँ, कि चलो अब तो हमने पता कर लिया कि ये लड़की का कातिल कौन है। अब पुलिस उस टैटू वाले से पूछती है कि चलो बताइए कि लड़की कहाँ की रहने वाली है और ये कब आपसे ये टैटू बनवाने आई। जैसे ही वो टैटू वाला अपना कंप्यूटर खोलता है तो उस कंप्यूटर से उस लड़की की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और पुलिस वहां से उस इंफॉर्मेशन को बरामद कर लेती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि जब पुलिस को लाश मिली थी और जब तक पुलिस ने कातिल ढूंढा था तो सिर्फ और सिर्फ उनको 8 घंटे लगते हैं। महज 8 घंटे में पुलिस उस कातिल को ढूंढ निकालती है। जो कातिल को ढूंढना इतना मुश्किल था और इतना कोई सबूत ना ही कोई सुराग, उस कातिल को ढूंढने में पुलिस को सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे लगते हैं। अब पुलिस उस इंफॉर्मेशन को लेकर उस एरिया में पहुंच जाती है जहां पर वो लड़की रहती है। लेकिन पुलिस सोचती है कि चलो अब इनके घर वालों को खबर दे देते हैं कि उनकी लड़की जो गायब हुई है वो अब मर चुकी है। लेकिन पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है तो देखती है उनके घर का तो ताला लगा हुआ है। पुलिस सोचती है कि शायद कहीं बाहर गए होंगे। लेकिन पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है और पूछती है कि ये लोग कहाँ गए। तो पड़ोसी बताते हैं कि ये परिवार तो बिहार से यहाँ रहने आया है, लेकिन इस परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी झगड़ते रहते हैं और पता नहीं किस बात पर झगड़ा होता रहता है। तभी पुलिस पूछती है कि इस परिवार में कौन कौन है। तो पड़ोसी बताते हैं कि इस परिवार में पति पत्नी और देवर हैं।
लेकिन पति पत्नी में हमेशा आए दिन झगड़े होते रहते हैं। पति पत्नी को मारता रहता है और पत्नी हमेशा रोती रहती है। पुलिस वहां से निकलने को होती है, तभी एक पड़ोसन सामने आती है और कहती है, इंस्पेक्टर, अभी अभी तो मैंने इस औरत के पति को यहाँ पर देखा था। उस औरत का पति का नाम मोंटू है और वो अभी अभी यहाँ से निकल कर कहीं गया है। अभी 2 मिनट पहले की तो बात है। अभी पुलिस वहाँ से दौड़ते हुए निकलती है और अपनी टीम को आदेश दे देती है कि सभी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और सभी चौराहे पर नाकाबंदी कर दी जाए। जैसे ही पुलिस नाकाबंदी कर देती है तो बस स्टैंड पर एक युवक पाया जाता है, जिसकी फोटो तो उन्होंने पड़ोसियों से बरामद कर ली थी। पुलिस उसे खींचकर स्टेशन ले आती है। उसका नाम मोंटू सिंह होता है। पुलिस वहां पर उसे बिठा लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन मोंटू सिंह पहले तो पुलिस को घुमाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो सिर्फ अपने गांव बिहार जा रहा था। लेकिन जब पुलिस सख्ती से बरतती है तो मोंटू अपनी बात बताना शुरू कर देता है कि हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार में कोई अच्छा काम धंधा नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो मुंबई चलते हैं। जैसे ही मैं मुंबई आया अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ, तो मुझे यहाँ पर काम भी मिल गया। मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली, जहाँ मैं अच्छा कमा लेता था। घर का खर्चा अच्छे से चल रहा था और मेरा छोटा भाई चुन चुन वो भी अच्छी जगह नौकरी पर लग गया था। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था और हम लोग खुश भी थे। लेकिन एक दिन मुझे पता चलता है कि मेरी पत्नी अंजलि, जो अंजलि सिंह है, उसका किसी लड़के से अफेयर चल रहा है। जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि उसका किसी लड़के से अफेयर चलता है, तो मैं अब उसकी तपास करना शुरू कर देता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे रहना शुरू कर देता हूँ। लेकिन जानकारियों से मुझे पता चलता है कि मेरी पत्नी अंजलि का अफेयर एक लड़के से नहीं बल्कि 4 लड़कों से चल रहा होता है। एक दिन मुझे गुस्सा आता है, तो मैं उससे झगड़ा कर रहा होता हूँ और उससे पूछ रहा होता हूँ कि वो किस किस से मिलती है, लेकिन अंजलि कोई भी बात को नहीं मानती है और मैं उसे गुस्से में धक्का दे देता हूँ। लेकिन ये धक्का इतनी तेज लगता है कि अंजलि का सर खंबे में जाकर लगता है और अंजलि खंबे से टकराकर वहीं गिर जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मैं ये देखता हूँ तो घबरा जाता हूँ। मैंने तो सिर्फ धक्का मारा था, उसी में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस जैसे ही ये सुनती है तो चौंक जाती है। फिर मोंटू सिंह से पूछती है कि अगर तुम्हारी पत्नी मर गई थी तो तुमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं करवाई? तो मोंटू कहता है, इंस्पेक्टर साहिब, मैं डर गया था, मुझे क्षमा करें। लेकिन इसके बाद मैंने अपने भाई चुनचुन को फोन किया, तो मेरे भाई चुनचुन ने कहा, कोई बात नहीं, अगर भाभी मर गई तो मैं आता हूँ और तुम्हारी समस्या को सुलझाता हूँ। जैसे ही चुनचुन घर आता है तो हम दोनों बैठकर फिर प्लानिंग करते हैं। हम दोनों उसकी लाश को खचेड़कर बाथरूम में ले जाते हैं और उसके सर को काट देते हैं, जिससे उसके सर में बहुत खून निकलता है। लेकिन हम बाथरूम का नल भी खुला छोड़ देते हैं। जितना खून बहना होता है उतना बह जाता है। लगभग 2 से 3 घंटे तक वो खून बहता रहता है और बाथरूम का नल खुला रहता है। और पूरा खून जब बह जाता है, उस लाश में कुछ बचता नहीं है, तो फिर हम वो सूटकेस खरीद कर लाते हैं और लाश को 3 हिस्सों में काट देते हैं और 2 हिस्से हम उस सूटकेस में रख देते हैं और उसके सर को थैली में बांधकर समुद्र के दूसरी तरफ फेंक देते हैं। 2 हिस्सों को हम सूटकेस में बांधकर उस मीरा भयंदर बीच में फेंक देते हैं। लेकिन हमको लगता था कि हम लाश से अगर सर को काट देंगे तो पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन आज हम पकड़े गए। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे सिर्फ धक्का मारने से ही मेरी पत्नी मर गई। लेकिन पुलिस कहती है कि तुम्हारी पत्नी अगर मर गई थी धक्का मारने से तो तुम्हें पुलिस में आना चाहिए था, तो तुम थोड़ी बहुत सजा से बच सकते थे। लेकिन आज तुमने कुछ ऐसा किया है, अपनी पत्नी को 3 हिस्सों में काट कर सूटकेस में बांधकर फेंक दिया, तो इसकी सजा तुम जानते हो, इसकी सजा तुम्हें लंबी भुगतनी पड़ेगी। और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और ये मुकदमा अब न्यायालय में चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज की कहानी में कातिल ना ही कोई सबूत को छोड़ता है और ना ही कोई सुराग को छोड़ता है। फिर भी पुलिस अपनी समझदारी से और अपने बल पर कैसे कातिल को ढूंढ निकालती है, ये तो आपने देख ही लिया।